to discuss about thyroid hormone synthesis mechanism and its metabolic function. So अपन स्टार्ट करते हैं थायराइड हार्मोन के बनने से. सो फर्स्ट देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप जो इस प्रोसेस में है वो है थायरोग्लोबुलिन का बनना. अब थायरोग्लोबुलिन क्या है? ये एक प्रोटीन है जिसमें बहुत सारे टायरोसिन रेसिड्यूज हैं, मतलब बहुत सारे टायरोसिन अमाइनो एसिड्स हैं. ठीक है, तो ये सबसे पहले बनता है, फिर गोल्गी बॉडी में इसकी पैकेजिंग होती है और थायराइड फॉलिकल जो होता है उसका जो ल्यूमन होता है, मतलब एक स्पेस है, उसके अराउंड बहुत सारे सेल्स हैं, तो वो सेल्स इस ल्यूमन में इस प्रोटीन को सिक्रीट कर देते हैं, यानी थायरोग्लोबुलिन से भरे हुए वेसिकल को उस ल्यूमन में कैविटी में सिक्रीट कर देते हैं. ओके, नाउ सेकंड स्टेप, आयोडीन जो है वो हम जानते हैं थायराइड हार्मोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आयोडीन ट्रैपिंग होती है. ट्रैपिंग ये पेंड्रिन एक प्रोटीन होता है वो करता है. तो ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब सोडियम के एक्सचेंज में आयोडीन सेल के अंदर जा रहा है. ओके, और ये आयोडीन स्ट्रेट थ्रू द सेल ल्यूमन में पहुंचता है और वहाँ पे कंबाइन करता है थायरोग्लोबुलिन के साथ में. अब कैसे कंबाइन करता है वो देखते हैं. तो यहाँ पेरोक्सिडेज जो एंजाइम है वो I- को सबसे पहले ऑक्सीडाइज करेगा और I2 में कन्वर्ट करेगा. दिस इज थर्ड स्टेप. एंड देन पेरोक्सिडेज ही I2 को अटैच करेगा थायरोग्लोबुलिन के अंदर टायरोसिन रेसिड्यूज पे. तो ये इस फोर्थ स्टेप ऑर्गेनिफिकेशन. ओके, मतलब अब आयोडीन जो है वो टायरोसिन रेसिड्यूज से जुड़ा हुआ है. ठीक है, अब एक टायरोसिन मॉलिक्यूल पे मैक्सिमम 2 आयोडीन अटैच हो सकते हैं और या फिर 1 हो सकता है. तो इसको बोलते हैं T1 एंड T2, मोनोआयोडोटायरोसिन एंड डाइआयोडोटायरोसिन. ठीक है, अब क्या होगा कि T3 और T4 कैसे बनते हैं कि अगर एक टायरोसिन मॉलिक्यूल जिस पे एक आयोडीन था वो कंबाइन करता है दूसरे टायरोसिन के साथ में, मतलब थायरोग्लोबुलिन के अंदर कोई टायरोसिन है उसके साथ कंबाइन करता है जिसके ऊपर 2 आयोडीन मॉलिक्यूल है, तो वो T3 बनाएंगे. और अगर टायरोसिन मॉलिक्यूल जो कंबाइन करता है एक ऐसे टायरोसिन मॉलिक्यूल पर जिनके दोनों के पास में 2 आयोडीन है, तो वो बनाएगा T4. तो T1 + T2 इज T3 एंड T2 + T2 इज T4. मतलब यहाँ पे T4 नॉट मीन्स 4 टायरोसिन्स आर देयर, इट मीन्स आयोडीन एट 4 पोजिशंस ऑन 2 टायरोसिन्स. ओके, तो ये हो गया पूरा थायरोग्लोबुलिन का ऑर्गेनिफिकेशन. यहाँ पे अब इसके जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो थोड़े फ्लक्चुएट करते हैं, मतलब अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें लिखी है, कॉन्ट्रोवर्शियल हो, तो वो एग्जैक्ट डाटा नहीं बताएंगे कि कितना परसेंट T3 है, कितना T4 है, कितना T1 T2 है. ठीक है, तो अब ये पूरा ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल बन गया. अब आएगा स्टिमुलस, मतलब जब भी यहाँ पे थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन करना होगा तब इस फॉलिकल से ये सेल्स ही जिन्होंने पहले थायरोग्लोबुलिन को सिक्रीट किया था, आयोडीन को सिक्रीट किया था, वो ही सेल्स वापस उन्हें इनगल्फ कर लेंगी एंडोसाइटोसिस से. किसको? थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल से उनको एंडोसाइज कर लेगी. एंडोसाइटोसिस भी होगा यहाँ पे पिनोसाइटोसिस वाला, क्योंकि ये एक लिक्विड मॉलिक्यूल है, कॉलॉइड है, तो इनका पिनोसाइटोसिस होगा. फिर होगा प्रोटियोलाइसिस. प्रोटियोलाइसिस क्या हो रहा है यहाँ पे कि T1 और T2 जो है वो फंक्शनल थायराइड हार्मोन्स नहीं है, मतलब वो ऐसा कोई फंक्शन प्ले नहीं करते मेटाबॉलिक. सारे रोल जो हैं वो T3 और T4 के हैं, तो बॉडी T1 और T2 को एक्सक्रीट नहीं करेगी. ओके, बहुत कम अमाउंट में होंगे. तो T3 T4 जो हैं वो तो आगे सिक्रेशन की तरफ चले जाएंगे, मतलब जो ब्लड की साइड है वहाँ पे सिक्रेशन के लिए. और T1 T2 जो हैं इनसे अमाइनो एसिड्स और आयोडीन अलग करके वापस रिसाइकलिंग में डाल दिए जाएंगे. मीन्स T1 एंड T2 का यही रोल था कि T3 और T4 को जनरेट कर सके. मतलब कपलिंग रिएक्शन जो थी, इस रिएक्शन को कपलिंग बोलते हैं. मतलब T1 + T2 इज T3 एंड T2 + T2 इज T4. ये कपलिंग रिएक्शन है, 2 टायरोसिन मॉलिक्यूल्स का कपलिंग हो रहा है. ठीक है, तो उस कपलिंग से ये पूरा T1 T2 का रोल था, वो कपलिंग हो गई, T3 T4 बन गए. अब बचे हुए T1 T2 वापस रिसाइकलिंग में जाएंगे और T3 T4 सेल से बाहर निकल जाएंगे, सिक्रेट हो जाएंगे. दीज आर बिकम फंक्शनल थायराइड हार्मोन्स. ओके, यहाँ पे बात करते हैं मेटाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ थायराइड हार्मोन के बारे में. तो यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू है, डिटेल इनकी जो फिजियोलॉजिकल आउटकम्स हैं वो अपन डिजीज़ वाली वीडियो में देखेंगे, हाइपर और हाइपो जहाँ पे बात करेंगे. ओके, सो गोल्डन वर्ड की वर्ड थायराइड हार्मोन के मेटाबॉलिक इफेक्ट्स का जो है वो है इंक्रीज इन BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट में इंक्रीज, बेसल मेटाबॉलिक रेट में इंक्रीज अप टू 100%, मतलब जस्ट डबल भी हो सकती है BMR. तो ये एक की वर्ड है इसका गोल्डन, इससे से रिलेटेड सारे इफेक्ट्स होंगे. ठीक है, तो लेट सपोज BMR बॉडी का एक्सेलरेटर है, मीन्स इसको जितना ज़्यादा प्रेस करेंगे उतना ज़्यादा बॉडी एक्सेलरेट करेगी, मतलब अपने फंक्शंस में. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे होने वाले इफेक्ट्स की, तो सबसे पहले अब ये बॉडी को एक्सेलरेट कर रहा है, BMR बढ़ा रहा है थायराइड,
तो उसको ग्लूकोज को बढ़ाना पड़ेगा ब्लड में, तो ये एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन हो गया। अब ग्लूकोज को कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि ग्लूकोज ही मेटाबॉलिक फ्यूल है, तो इसको तो बढ़ाना पड़ेगा अगर बीएमआर बढ़ाना है तो ग्लूकोज बढ़ेगा ग्लाइकोलाइसिस से, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से, या नियोपाथी ग्लूकोनियोजेनेसिस से, तो ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अच्छा, अब क्योंकि ये हाइपरग्लाइसीमिया करा रहा है, तो हाइपरग्लाइसीमिया के रिस्पॉन्स में इंसुलिन भी निकलेगा, तो उसके भी कुछ इफेक्ट्स यहाँ पे आएंगे। मतलब इंसुलिन नहीं होगा तब तक ग्लूकोज बढ़ा के भी क्या कर सकते हैं, वो सेल के अंदर तो यूटिलाइज हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं। ओके, फिर बात करते हैं फैट मेटाबॉलिज्म की। तो इसमें बेसिकली लिपिड मोबिलाइजेशन होगा, मतलब लिपिड एडिपोज टिश्यू से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होंगे फ्री फैटी एसिड्स के फॉर्म में। तो कुछ सेल्स जो फ्री फैटी एसिड यूज़ करते हैं वो फ्री फैटी एसिड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, और अदर लिपिड कंपाउंड जो होंगे कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड, उनका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो बीएमआर जो इंक्रीज़ हुआ है उसकी बॉडी पे कुछ इफेक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो बीएमआर इंक्रीज़ हुआ है मतलब बॉडी का ग्लूकोज के लिए रिक्वायरमेंट बढ़ा है, तो उसकी वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और लाइपोलाइसिस हुआ है। तो बॉडी के जो एनर्जी स्टोर्स हैं वो डिप्लीट हुए हैं, तो उसकी वजह से बॉडी वेट कम होगा, ठीक है। अब बॉडी वेट कम हो रहा है तो हमारी बॉडी वापस वेट को गेन करने के लिए एपेटाइट इंक्रीज़ करेगी, तो उससे वजह से एपेटाइट भी इंक्रीज़ होता है। और अगर एपेटाइट इंक्रीज़ होने के बाद भी हमने उस प्रोपोर्शन में इनटेक नहीं बढ़ाया जिस प्रोपोर्शन में बीएमआर बढ़ा है, तो हमें विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। मतलब इंक्रीज बीएमआर के टाइम पे हमें विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब एक डाउट यहाँ पे ये आता है कि बीएमआर इंक्रीज़ हुआ तो हुआ कैसे, तो उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन ये है कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो रेस्टिंग फेज़ में 50% ऑफ द बॉडी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करता है। मतलब बॉडी में रेस्टिंग टाइम में जो अब भी एनर्जी यूज़ हो रही है सोते वक्त या रेस्ट करते वक्त, उसमें से 50% एनर्जी सिर्फ ये पंप यूज़ कर रहा है। तो अगर हम इसकी एक्टिविटी को बढ़ा दें तो हम बीएमआर बढ़ा सकते हैं, और यही काम थायराइड करता है कि वो सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बीएमआर बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं थायराइड हार्मोन के अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स पे इफेक्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सीवियस से। अब हमें पता है कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन, ग्लूकोज और अदर रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है बॉडी के लिए। तो अगर हमें बीएमआर बढ़ाना है तो हमें ब्लड और उसके रिलेटेड सारे इश्यूज़ को क्लेरिफाई करना होगा। मतलब ब्लड हमें ज़्यादा पंप होना चाहिए, मतलब कार्डियक आउटपुट बढ़ना चाहिए, उसके लिए हार्ट रेट भी बढ़ना चाहिए, और ये दोनों काम होंगे तो हार्ट मसल की जो स्ट्रेंथ है, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स है, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ है, वो भी इंक्रीज़ होगी, तो ये भी इसके इफेक्ट्स में आ गए, और टिश्यू परफ्यूजन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये सीवियस रिलेटेड इफेक्ट्स हो गए थायराइड हार्मोन के। सीवियस को उसने इस तरीके से इफेक्ट किया है। फिर अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो वो बार बार ऑक्सीजन को रिप्लेनिश करता है हमारे ब्लड में, तो रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ना ज़रूरी है ताकि मोर एंड मोर ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाए, क्योंकि बीएमआर बढ़ा है मतलब ऑक्सीजन कंजप्शन जो है बॉडी का वो भी बढ़ गया। जीआईटी पे इफेक्ट्स की, तो जीआईटी में मोटिलिटी इंक्रीज़ होती है, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इंक्रीज़ होगी, तो उसकी वजह से डाइजेशन बेटर होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है कि नर्व मसल फिजियोलॉजी में हमने जब पढ़ा था तो हमने कहा कि सोडियम पोटेशियम पंप के बहुत सारे इफ़ेक्ट जो आएंगे वो मेम्ब्रेन पे भी आएंगे। तो जो नर्व और मसल्स की जो मेम्ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी, अब वो काफ़ी एक्साइटेड स्टेट में रहेगी, मतलब एक्साइटेशन के लिए रेडी रहेगी, तो उसकी वजह से मोटिलिटी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। और इसी वजह से सीएनएस में एक्साइटेबिलिटी बढ़ी हुई रहेगी और अलर्टनेस भी बढ़ी हुई रहेगी, ब्रेन एक्टिव रहेगा, ठीक है। और एक ये पॉइंट और है सेरिब्रेशन का, तो ये कुछ ब्रेन के फॉर्मेशन से रिलेटेड लग रहा है, तो उसी तरह ये यंग एज मतलब इंट्रायूट्राइन लाइफ और उसके बाद जब तक ब्रेन का डेवलपमेंट होता है तब तक थायराइड हार्मोन सेरिब्रेशन को भी प्रमोट करता है। मसल्स पे भी सेम इफेक्ट होगा, एक्साइटेबिलिटी बढ़ेगी, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे बात करें तो सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी भी बढ़ेगी। So okay, that's all for today's video. If you find it useful, please like it and subscribe our channel for more such videos. If you have any suggestions, please let us know in comments below. Thank you.